students, I am again here with the next topic of the chapter. We are going with the chapter chemical kinetics, and our next topic is temperature dependence on rate of reaction, or we can say Arrhenius equation. Okay? Because with the help of this equation only we prove temperature dependence on rate of reaction. Got it? अपन ने जो इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. वहां पे अपन ने फर्स्ट फैक्टर क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन के अंदर फिर अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ऑर्डर पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़े. ठीक है. अब जो अपना सेकेंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर, एंड दिस इज ऑल्सो द मेन फैक्टर which affects rate of reaction. तो अपन टेम्परेचर डिपेंडेंस की आज बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. गॉट इट? देखिए जनरली अपन क्या बोलते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है. या फिर अपन कह दें कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे अपन जो है किस टर्म्स में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट. किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट. यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर डिपेंडेंस की अपन बात कर रहे हैं उसमें किस किस का डिपेंडेंस अपन देखेंगे? टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, इन दोनों के बीच के डिपेंडेंस की बात करेंगे. बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन अपन किसके टर्म्स में मेजर कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट. एक ही बात है. अपन बोले रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो अपन उसको एक ही चीज कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे जो अपन रिलेशन देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस में रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो वो अपन देखेंगे रिलेशन किसका किसके बीच में? टेम्परेचर और के बीच में. गॉट इट? के इज रेट कांस्टेंट हियर. तो रेट ऑफ रिएक्शन बोला चाहे रेट कांस्टेंट बोला, दैट इज सेम थिंग. अब जनरली अपन बात करते हैं कि विद increase in temperature the rate of reaction increases और rate constant increases. ये अपनी जनरल बात होती है. अब यहाँ पे अपन किस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो निकालेंगे वो देखिए. सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर निकालने के लिए, रेट कांस्टेंट के ऊपर निकालने के लिए अपन दो तरह की डिपेंडेंस की बात करते हैं. एक तो अपना होता है अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंस, जहां पे अपने को श्योर पूरा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है. इट इज ओके बट 100% एक्यूरेसी इज नॉट देयर. तो वहां पे अपन कहते हैं अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टी, वो बात करते हैं. फिर अपन बात करेंगे एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी. तो सबसे पहले अपन चलते हैं अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी. अप्रोक्स लिख देते हैं अपन, अप्रोक्स डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी. ठीक है, या टी ऑन के. ठीक है, या के ऑन टी मींस द रिलेशनशिप. अब यहां पे अपन देखते हैं जनरली अपन ने क्या बोला कि जो टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होता है. लेकिन अपन मानते हैं कि जनरली विद ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर the rate of reaction nearly doubles. रेट ऑफ रिएक्शन बोल दीजिए या रेट कांस्टेंट बोल दीजिए, एक ही बात है. ठीक है, अपन ने दोनों को एक ही कंसीडर किया है. तो जनरली विद ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स. यानी जब अपन किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स. मींस एक्यूरेसी नहीं है, जनरली हो गया यहाँ पे टर्म और यहाँ पे नियरली हो गया. मींस एक्यूरेट तो नहीं है. Nearly doubles means it may be 2 times, it may be slightly more than 2 times, or it may be 3 times. मतलब 2 to 3 times होता है. जो कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हैं वो 2 से लेकर 3 गुना के बीच तक के यहाँ पे मिलते हैं. तो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है अपने पास में. इसलिए अपन ये बोलते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी. कि जब अपन किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रेट कांस्टेंट जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है. ठीक है, और इसको जो अपन जिस टर्म्स में अपन मेजर करते हैं दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट. टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स. रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है. कब? जब यहाँ पे जो ये रेट कांस्टेंट है ये उस रिएक्शन का है जिसको मैंने T डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाया, और ये रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन का है जिसको मैंने T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराया.
यानी ये उन दो रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट का रेशो है जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब 10 डिग्री बढ़ा देंगे? इट इज बिटवीन 2 to 3, 2 से 3 के बीच में ही आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे रहा है, अपने को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा। सो व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट? इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स विथ डिफर इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही रिएक्शन है, उसको अपन ने कराया दो डिफरेंट टेम्परेचर पे। पहले उसको मान लीजिए अपन ने 298 पे कराया, फिर उसको अपन ने 308 केल्विन पे किया, तो 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो उसका जो रेशियो आएगा दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये बहुत सारी रिएक्शंस के साथ में इसके रिजल्ट्स जो है वो मेजर किए, तो किसी में 2 टाइम्स हो रहा है, किसी में जो है मोर देन 2 टाइम्स हो रहा है, किसी में 3 टाइम्स हो रहा है। तो जनरली रिजल्ट्स जो है 2 to 3 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी। गॉट इट? और अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी को अपन टेम्परेचर कोएफिशिएंट के टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं। और इट इज जनरली अज्यूम दैट विद ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ROR नियरली डबल्स। गॉट इट? तो ये हो गया अपना अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी। अब अपन बात करेंगे एक्यूरेट डिपेंडेंसी। चलिए, नेक्स्ट इज एक्यूरेट डिपेंडेंसी की। अपने को एक्यूरेट रिजल्ट्स निकालने हैं, तो अपन एक्यूरेट डिपेंडेंसी की बात करेंगे। एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ K on T। एक्यूरेट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी एक्यूरेट डिपेंडेंसी कहां से आएगी? यहां से आएगी, आर्हेनियस इक्वेशन से आएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? देख लीजिए, K इज इक्वल्स टू A E raised to the power minus EA upon RT. This is Arrhenius equation. Now what is K here? K अपन ने शुरू से ही बात कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो K अपन ने स्टार्टिंग में देखा क्या था? रेट कांस्टेंट। A क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो A इज आर्हेनियस फैक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, 3 नाम है इसके, 3 नेम्स आ गए, आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। व्हाट इज EA? एक्टिवेशन एनर्जी। EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, और जनरली किन टर्म्स में मेजर करते हैं? जूल पर मोल, जूल में निकालते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज R इज गैस कांस्टेंट, और यहां पे जो अपन न्यूमेरिकल्स में रखते हैं इसकी वैल्यू जो अपन सॉल्व करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के, वो क्या रखेंगे? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू रखेंगे इसके अपन आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में। एंड T इज टेम्परेचर हियर। T क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इस आर्हेनियस इक्वेशन का अपने को हर टर्म की नॉलेज होनी चाहिए कि इनके किसके एब्रिविएशन से। दिस इज रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। अपन बात करेंगे डिटेल में क्या होता है। R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। गॉट इट? चलिए, ये अपन ने बात किया। अब थोड़ा सा अपन ग्राफ की हेल्प से रिलेशन देखें कि K और T के बीच में किस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ पे देखिए, K और T के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपन ने देखा अभी कि जैसे जैसे अपन T बढ़ा रहे हैं, K बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जनरली सारी रिएक्शंस के लिए K की वैल्यू जो इंक्रीज हो गई है। लेकिन इस इक्वेशन को देख के अपने को पता चल रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी तो है नहीं यहाँ पे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है तो स्ट्रेट ग्राफ मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपने को स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलेगा। तो अपने को थोड़ा ग्राफ किस तरह से मिल जाएगा? इस तरह का ग्राफ अपने को मिल जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट की कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं होने की वजह से ये जो ग्राफ है थोड़ा सा इस तरह से अपना थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जाकर के अपन ने इस तरह से इसको बना दिया। इस तरह का ग्राफ अपने को मिल जाएगा। गॉट इट? चलिए बेटा, अब अपन बात करते हैं कि ये आया अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये आया कहां से, क्यों, कैसे लिख दिया अपन ने? K इज इक्वल्स टू A E raised to the power minus EA upon RT।
तो अब इसको लाने के लिए चलते हैं अपन, और इसको कहां से लाएंगे आरएनएस इक्वेशन को? कोलिजन थ्योरी से लाएंगे। कहां से लाएंगे? कोलिजन थ्योरी से। चलिए तो आ जाइए कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं। देखिए अब कोलिजन थ्योरी की अपन बात करते हैं तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी रिएक्शन कब होती है? जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। लेकिन सारे के सारे कोलिजन्स जो है वो तो रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई रिएक्शन लेते हैं, H2 + I2 gives 2HI, ये कोई रिएक्शन है। अब रिएक्शन कब होगा? अपन ने क्या पढ़ा है? रिएक्शन क्या होता है? इट इज एक्चुअली किसी भी रिएक्शन में देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने के बीच में क्या होता है? उनके बीच में कोलिजन्स होते हैं, ये इंटरेक्शन होता है, कोलिजन्स होते हैं उनके बीच में। लेकिन सारे के सारे कोलिजन्स तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो कौन से कोलिजन्स जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे? ओनली दोज कोलिजन्स विच आर इफेक्टिव। कौन से कोलिजन्स करेंगे? ओनली दोज कोलिजन्स विच आर इफेक्टिव इन नेचर। जो कोलिजन इफेक्टिव होंगे नेचर में वही सिर्फ जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि जितने भी कोलिजन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर अपन कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, A + B gives AB। मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन लिया मैंने, A + B gives AB, या A2 + B2 gives 2AB, ये रिएक्शन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जब रिएक्शन मिक्सचर होता है अपना, तो वहां पे नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड दिस इज डेजिग्नेटेड एज ZAB, collision frequency, number of collisions taking place per unit volume in a reaction mixture is known as collision frequency। रिएक्शन मिक्सचर पर यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन सारे के सारे कोलिजन्स जो इफेक्टिव नहीं होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कौन करेगा? सिर्फ वही करेंगे जो कि इफेक्टिव होंगे। तो अब इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए अपने को क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखना है? तो इफेक्टिव कोलिजन होने की कुछ कंडीशंस हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले ओरिएंटेशन बैरियर। दो बैरियर्स हैं, किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए इस ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। सेकेंड है एनर्जी बैरियर। अगर कोई भी कोलिजन इन दो फैक्टर्स को के अकॉर्डिंगली सुटेबल है तो वो कोलिजन इफेक्टिव होगा, और वही कोलिजन जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले बात करें ओरिएंटेशन बैरियर से क्या मतलब है अपना। सबसे पहले बात करें अपन ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर से क्या मतलब है अपना कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर अटैक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में रिएक्शन है H2 + I2 gives 2HI। ये H2 का मॉलिक्यूल है, लेट अस अज्यूम ये I2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये दोनों जब कोलाइड करते हैं तो अगर इनकी कोलिजन इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, तो यहां पे ये 2HI के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये 2HI के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ये 2HI के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये हेड ऑन कोलिजन है। ये कोलिजन कैसी है? इफेक्टिव कोलिजन है, क्योंकि इनका जो अटैक का प्रॉपर ओरिएंटेशन है। लेकिन अगर यहीं पे ये कोलिजन इस तरह से हो, इस तरह से कोलिजन होता है मान लीजिए इनका, तो नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए,
तभी जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर इस तरह से होता है, इस तरह से इनका अटैक होता है, इंटरेक्शन होता है, तो भी नो प्रोडक्ट। तो जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर अटैक होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में एनर्जी बैरियर। सेकंड फैक्टर अपन ने बात की थी, सेकंड फैक्टर टू डिसाइड इफेक्टिव कोलिजंस इज एनर्जी बैरियर। तो ओरिएंटेशन बैरियर अपन ने बात कर लिया, नेक्स्ट इज एनर्जी बैरियर। चलिए विल गो फॉर एनर्जी बैरियर। देखिए बेटा, इसको समझने के लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इस तरह से ग्राफ बनाते हैं अपन, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे अपन ने कंसीडर किया था अभी अपना इक्वेशन था H2 plus I2 gives 2HI, ये अपन ने इक्वेशन बनाया था। तो H2 I2 के रिएक्टेंट्स 2HI इज प्रोडक्ट। तो अपन माने कि ये अपने रिएक्टेंट्स हैं, ये अपना प्रोडक्ट्स है। गॉट इट? ये अपने रिएक्टेंट है एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट के पास में, दिस मच एनर्जी, ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट्स का, दिस इज नोन एज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी जीरो होती है, दे हैव सम एनर्जी। तो जो एनर्जी पहले से रिएक्टेंट्स के पास में होती है, दैट इज नोन एज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बट द रिएक्टेंट्स मस्ट पॉसेस दिस मच एनर्जी। रिएक्टेंट्स को इतना एनर्जी और चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को ही अपन एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एंड दिस इज द एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सॉरी, ये एक एनर्जी बैरियर है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। रिएक्टेंट्स को इतना एनर्जी चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए इस पाथवे से होकर गुजरना पड़ेगा, और इस पाथवे से होकर गुजरने के लिए उसको इतना एनर्जी चाहिए। गॉट इट? हमेशा अपन देखते हैं कोई भी जब रिएक्शन होता है, तो जैसे अपन ने यहाँ पे कंसिडर किया कि पहले यहाँ पे H है, H2 है, I2 है। आज जब ये रिएक्शन होता है तब H2 और I2 के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है, और अपन एक रिएक्शन में बात करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन होता है बॉन्ड्स का, और H का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगता है, I का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगता है, और HI का बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होने लगती है। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये बीच का स्टेट है जो एक रिएक्शन के बीच में बनता है, इसको अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एंड दिस इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसको अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे बनता है एक्टिवेशन एनर्जी के पीक पे। सो वी कैन से दिस इज द एनर्जी which is required to form activated complex। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, और फाइनली फिर ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और HI का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इस तरह से एक रिएक्शन जो है वो चलता है, एक पाथवे को रिएक्शन फॉलो करता है। पाथवे में एक इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और फाइनली फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और जो कोलिजन्स इस एनर्जी बैरियर को, इस एक्टिवेशन एनर्जी के से ज्यादा एनर्जी रखेंगे या इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, और वही कोलिजन्स जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। गॉट इट? अब अपन देखते हैं ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया, दिस वन इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, और ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है, अपन ने लिखा है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एनर्जी का डिफरेंस कम ही है, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट को इस पाथवे से होकर गुजरना है तो जो है इतना एनर्जी होना ही पड़ेगा। तो वो कोलिजन्स जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे वही इफेक्टिव होंगे। नेक्स्ट थिंग अपन देखते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से ज्यादा ही हो। प्रोडक्ट की एनर्जी, ये ग्राफ अपना नीचे भी हो सकता था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी तो वो पाथवे की एनर्जी है जो कि हाईएस्ट एनर्जी है, जो कि रिएक्टेंट को चाहिए ही चाहिए। गॉट इट? अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो अपन कह देंगे द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक,
और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर रिएक्टेंट से कम है तो अपन कह देंगे द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ अपन देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए उस पाथवे से होकर गुजरने के लिए, जिस पाथवे में से होकर गुजरने पर ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, that extra energy is known as activation energy, or we can say the energy required to form activated complex. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको अपन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको अपन ET बोल देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज इक्वल्स टू ER प्लस EA। ER क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ET क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अपन ने यहाँ पे निकाला एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज ET माइनस ER। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अपन जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कर देंगे तो अपने को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। गॉट इट? ये रिएक्शन इस तरह से चलेगा, समझ आया? अब यहाँ पे बेटा एक ग्राफ अपन और देखेंगे। देखिए जब अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ग्राफ अपन और देखेंगे। वो ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का। दिस इज FOM लिख दिया मैंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दिस इज काइनेटिक एनर्जी। इनके बीच का ग्राफ करते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे अपने को ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, इस तरह का अपने को ग्राफ मिलता है। ये इस तरह का, ड्रॉ इट अगेन। इस तरह का अपने को एक ग्राफ मिला। ठीक है, अब इस ग्राफ से देखिए अपने को क्या पता चल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ये है। ये वाला जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी दिस वन। फिर ये जो अपन देख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे निकालें इसको अपन। ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है दिस वन, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। अब अपन मानते हैं ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दिस वन, इनकी एनर्जी बहुत हाई है, सो दे कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर, एंड एनर्जी बैरियर इज एक्टिवेशन एनर्जी। अपन मान रहे हैं ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, सो दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। गॉट इट? और नेक्स्ट इज अपन देखते हैं यहाँ पे जो इस रिएक्शन में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज दिस वन। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस वन। सो दिस वन इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। दिस वन इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अपन देखेंगे एक रिएक्शन मिक्सचर में there is very less fraction of molecules which have very less energy, very less of fraction of molecules have very high energy, and maximum number of molecules have a average kinetic energy which is known as most probable kinetic energy। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो है एक ही तरह की काइनेटिक एनर्जी रखते हैं जिसको अपन मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को इसको कंसिडर करना है। देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन है, इतना जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी जो है that is more than activation energy, so this much fraction of molecules की जो collisions होंगी वो effective होंगी। Why? Because they are as according to orientation barrier, they are as according to energy barrier। वो energy barrier को भी cross कर रहे हैं और उनका orientation भी proper है। तो ये fraction of molecules जो है that is only crossing the energy barrier। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ही मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया है, 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये अपन मान लेते हैं ये ग्राफ है T डिग्री सेंटीग्रेड पे,
तो ये ग्राफ है T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो आप देखिए अब जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जिनकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, वो मोस्टली डबल हो गई है। देखिए पहले इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा था, अब इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो इसकी वजह से अपन देखते हैं 10 डिग्री राइज करने से टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट नियरली डबल्स। गॉट इट। अब देखिए यहां से अपने को जो चीज उठानी है वो देखिए, अब अपन देखेंगे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एनर्जी बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एनर्जी बैरियर, वो क्या है, e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा वो क्या है, e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT है। और रेट अपने को पता है, रेट क्या हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू द पावर e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और रेट को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e माइनस EA अपॉन RT, और प्रोपोर्शनलिटी अपन ने हटाया तो क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर EA RT। यहां से अपने पास में ये आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो आ गया है, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन अपने पास में अपन ने कोलिजन थ्योरी के थ्रू जो है आर्हेनियस इक्वेशन जो है उसको अपन ने डिराइव किया है। इस तरह से कहां से ये पूरा मेथड आया है, ये जो पूरा इक्वेशन कहां से आया है वो अपन ने देखा है आज। गॉट इट। तो जो आज की अपन ने बात की, लेक्चर में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में आरएनएस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी आपको पूछा जा सकता है अलग से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में ओरिएंटेशन बैरियर आपको पता होना चाहिए, एनर्जी बैरियर जो है वो आपको पता होना चाहिए, एनर्जी बैरियर में आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। और फाइनली अपन ने यहां से निकाला FOM वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया, तो अपन ने देखा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितना होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो अपन ने रेट को इसके इक्वेट कर दिया, रेट ऑफ k अपन ने बोला था दैट इज सेम थिंग, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट का साइन हटा के अपन ने a एक फैक्टर लगा दिया व्हिच इज नोन एज आरएनएस फैक्टर, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी लॉगरिथम जो है लॉग टर्म लॉग फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, कुछ इसके ग्राफ्स देखेंगे अपन, ठीक है। फिर डिफरेंट रेट कांस्टेंट, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट्स निकालेंगे, उनका रिलेशन निकालेंगे अपन, और इन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप ये पूरा पढ़ ले, ठीक है। गो थ्रू द होल टॉपिक एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।